बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इजराइल ईरान जंग में आपके इल्म में है कि अमेरिका भी कूद पड़ा है और उसने 3 एटमी तंसीबात जो है उसको निशाना बनाया है ईरान में, और ये एटमी तंसीबात जो है वो तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अल्दो ईरान ये कह रहा है कि ये एटमी तंसीबात जो है यहाँ से मुंतकिल कर दी गई थी, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को इस जंग में कूदना क्यों पड़ा? क्या इसराइल ये जंग हार रहा था? क्या इसराइल ने अमेरिका को मदद की जो है वो अपील की है कि अमेरिका, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे थे कि मैं विदिन 2 वीक्स फैसला करूंगा कि हमने इस जंग में कूदना है या नहीं, आना है या नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है हथियारे उड़ते हैं और ईरान के अंदर जाके ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाते हैं एटमी तंसीबात को। बड़ा अहम इशू है, क्योंकि इस जंग के फैलने का ख़तरा जो है वो पैदा हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो ईरान इसराइल तक नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात जो है वो दूर तक होंगे, बाकी ममालिक भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान चूँकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और पाकिस्तान एक अहम मुल्क है मशरिक़ वस्ता में और नेबर कंट्री है ईरान का, इसका डायरेक्ट असर जो है पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है? क्या जब अगर ये जंग बढ़ती है और इस जंग में शिद्दत आती है तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अगर वहाँ से लोग मुंतकिल होते हैं ईरान से, अगर जो है वो महाजरीन की शक्ल में लोग निकलते हैं तो किस तरफ जाएंगे? क्या पाकिस्तान आएंगे या किसी और मुल्क का रुख करेंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल करार दिया जा रहा है। और आज कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत, और उसमें सारी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। जो अमेरिका का हमला है ईरान पर, उसे भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और ईरान के साथ अपनी मुकम्मल सफारती हिमायत का भी अज़म का इजहार किया गया। सारी सूरत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने। आप साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फैज़ रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन DC से, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका तजिया लेंगे। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हम बात करने जा रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़ाइज़ अमीर साहब से कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फ़ाइज़ साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। जौहर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अब तो अमेरिका जो है इस जंग में कूद चुका है और अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं सर कि अब जो अमेरिका का हमला है वो वहीं तक महदूद रहेगा या वो दोबारा भी हमला कर सकता है? जी देखिए, एक तो खैर ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। इसमें ये नहीं था कि अमेरिका जो है ना कोई अचानक कोई इजराइल ने उनको जो है रिक्वेस्ट की बहुत ज्यादा, और इस तरह से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से ही आया था। जी, 2 महीने पहले का जो अल्टीमेटम है वो तो अमेरिका ने दिया था। उन्होंने खत लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनी, उनको कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप हमसे नेगोशिएट करें और नहीं हुआ तो फिर हम स्ट्राइक्स करेंगे। ये धमकी तो उन्होंने खुद दी थी। और देखें, जो जब वो 7 दिन गुजरे तो पूरे एक दिन वो जो इसराइल की तरफ से हुआ। और फिर देखिए बाद में जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं 2 हफ्ते का वक्त है उसमें मैं डिसाइड करूंगा, तो ट्रंप ने ये नहीं कहा कि मैं 2 हफ्ते बाद करूंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं 2 हफ्ते के अंदर करूंगा। तो बेशक वो पहला दिन हो या आखिरी दिन, तो मतलब उसका मतलब ये था वो थोड़ी डिफ्लेक्शन थी सर। वो तैयारियां सारी कर रहे थे और सारा कुछ अपने एसेट्स वगैरह मूव कर रहे थे। और फिर उन्होंने जब किया भी तो बड़ा सिस्टमैटिक किया। 2 बैचेस जहाजों के उड़े, एक पहले सिर्फ डिकॉय के तौर पर जो है ना दूसरे से अटैक हुआ, तो वो प्लान था सारा। और उसका मकसद ये था कि वो कैपेसिटी इजराइल के पास नहीं थी। जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो B-2 बमबार प्यारे हैं, तो दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास एक कैपेसिटी है जो 40,000 पाउंड वजनी तक वो गिरा सकता है। और ये बंकर बस्टर जो है 30,000 पाउंड वजनी है। और ये जो है ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। ये बंकर बस्टर्स तो खैर पहले भी होते थे, लेकिन ये वाले जो है ये वर्जन वो है जो स्पेशली डिजाइन किया गया था इसी इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। जी, वो उन्होंने फेंका है। और जो है जाहिर है कि उन्होंने काफी सारे गिराए हैं। वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एजेंसी, तो उनका ये कहना है कि वो डैमेज खासी ज्यादा हुई है उससे। अब हमारे ख्याल है कि ईरान कह रहा है कि नहीं हुई। अब उसमें से जो वो है ना, अब कौन सी बात तो मूव नहीं कर सकता। वो जाहिर है वो जिस तरह की लगी होती है उसको मूव करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। हाँ, जो उन्होंने मूव किया है जिसके शवाहिद हैं वो ये है कि वो जो यूरेनियम था वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम, वो यहाँ वहां से वो उन्होंने शायद मूव कर लिया था उससे पहले। तो वो अब है, लेकिन जाहिर है उसके साथ आपको अगर आपने
उस तरफ जाना है तो फिर आपको बाकी सारे भी चाहिए होते हैं। अब अगर दोबारा से आपने सेटअप करना है इसके लिए, तो प्लांट भी आसान नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगता है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो बाकी भी जो ये फोटो के प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा नसान में भी उन्होंने गैर बॉम्बिंग की है, इस्फहान में भी की है, वहाँ पे भी न्यूक्लियर स्टेशन थी, वहाँ पे हैवी वाटर का प्लांट था। तो डैमेज तो उन्होंने खासा एक्सटेंसिव किया और अभी इसराइली जो है सिस्टमेटिकली डैमेज कर रहे हैं ईरान की। लेकिन सर अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना जौहर साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस जंग का जो है वो एंड क्या होगा। फैज़ अमीर साहब आप सर बताइएगा कि आप तो खुद एयरफोर्स पे रहे हैं, आपने कमांड की है, और जो अब जंग जारी है, जारी बात है ईरान के पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फाइट कर रहा है, और इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी, अमेरिका भी जो है अब उसमें कूद पड़ा। तो ईरान को सर कैसे देखते हैं कि ईरान किस हद तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है और किस हद तक जवाब दे सकता है सर? देखिए, ईरान एक खुददार कौम है और वो 8 साल तक एक लंबी जंग इराक से लड़ता रहा है। अगरचे वो एक मुख्तलिफ जंग थी, वो ज़्यादातर ज़मीन पर फोकस थी, लेकिन उसमें भी एयर पावर, एयर स्ट्राइक्स काफ़ी हुई थी। तो ईरानी कौम में वो रेजिलियंस है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अपने 40s और 50s में हैं, वो उन्होंने जंग देखी हुई है। बहरहाल जो अभी यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी पुरजोश नज़र आती है। दूसरी तरफ जो उनके ज़राए हैं वो वाकई महदूद हैं, लेकिन आज तक कोई कुव्वत भी उनके मिसाइल्स की तादाद के बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि उनके पास कितने मिसाइल हैं। तो वो उनके पास एक डेफिनेट एक वेपन है। अभी तक जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि वो ज़्यादातर मार रहे हैं इजराइल के खिलाफ। जो उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की आर्सेनल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर एक दफ़ा ईरान ने ये देख लिया कि उसकी रजीम वाकई ख़तरे में है और उसके लिए एक ऐसी थ्रेट बनती जा रही है जंग के जहाँ पे उसका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है, तो वो एक आखिरी स्टेप होगा कि जहाँ पे ईरान जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो उस रीजन में हैं, ये एक इंतहाई स्टेप होगा, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली अमेरिकन ने भी रिस्पॉन्ड करना होगा। लेकिन जंग को पहले एस्केलेट करके ही ख़त्म किया जाएगा, वरना ये जंग इस रिदम पे जारी रहेगी। दूसरा बड़ा हथियार जो ईरान के पास है वो हरमुज की स्ट्रेट है, अपना हरमुज है, जिस पे उन्होंने अपनी पार्लियामान से परमिशन ले ली है उसको बंद करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। दुनिया का 20% तेल, 20% LNG जो है वो हरमुज के थ्रू फ्लो करती है। भी जा रही है। और अगर ईरान ये बंद करने में उन्होंने फैसला कर लिया, उनके लिए मुश्किल नहीं है, उन्होंने सिर्फ माइनस लगानी होंगी, जो कि एक बहुत बड़ी काविश नहीं है। तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया, ये फैसला इटसेल्फ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे दुनिया में और ख़ास तौर पर ईस्ट एशिया की जो इकॉनमीज हैं, 80% तेल जो है ईरान का वहाँ जा रहा है, गल्फ से वहाँ जा रहा है, और बाकी 20% तेल जो है वो यूरोप जा रहा है। तो इस एक कदम से जो दुनिया को खौफ आ रहा है, वो 1973 का ऑयल एम्बार्गो जो लगाया था अरब ममालिक ने, वो खौफ आ रहा है कि अगर एक दफ़ा ये कर दिया ईरान ने, तो ये एक नहायत ही आखिरी कदम होगा। तो सर, तो ईरान के पास सर मैं आपको थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपनाए हरमुज जो है उसको बंद करने के लिए ईरान को कितना वक्त दरकार होगा, और इसको कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, उसको बंद करने के लिए किसी भी एक जो शिप वहाँ से गुजर रहा है एक ख़ास मुकाम से, वो उसको निशाना बना सकते हैं, या उससे ज़्यादा जो आसान चीज़ है वो हमेशा से होता आया है, पहले भी इराक की जंग में भी हुआ था कि माइंस लगाई जाएंगी पानी में। और माइंस लगाना, वो छोटी छोटी किश्तियों के जरिए भी माइंस लगवा सकते हैं, तो वो एक मुश्किल काम नहीं। और अगर माइंस में एक जहाज भी नुकसान पहुंच गया तो वहां से जो जरूरी नहीं कि तमाम जहाज वहां पे आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहां से आमद और रफ्त रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आज भी उन्हें खतरा है कि किसी वक्त भी ये जो अपनाए हरमुज है ये बंद हो सकती है। तो इसलिए वहां पे रफ्त जो है वो कम भी हो रही है और महंगी भी हो रही है। ठीक है सर, अमेरिका चलते हैं सर। फैज़ रहमान साहब, आप बताइएगा, आप तो वहाँ बैठे हैं वाशिंगटन DC में और सारी सूरत आपके सामने है, किस तरफ जा रही है सर ये हालात जो है? आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है एक हमला करके उनकी एटमी तस्लीमात तबाह करके अब बार बार उसे कह रहा है कि अब अमन की तरफ आएँ, डील की तरफ आएँ, एग्रीमेंट की तरफ आएँ, तो क्या अमेरिका इस तरह कामयाब हो जाएगा कि ईरान जो है वो किसी डील पे आ जाए?
देखिए इस वक्त बड़ी मुतज़ाद ख़बरें हैं वाशिंगटन में खुद, और बिल्कुल फ्राम द हाईएस्ट एशलॉन द गवर्नमेंट। सदर ट्रम्प साहब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और उनके जो कैबिनेट के अहम मेंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ, और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, सब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मज़ीद आगे बढ़ें और हम अब कुछ नहीं करना चाहते, हमारे अहदाफ हासिल हो चुके हैं और हम रिजीम चेंज में यानी हुकूमत को वहाँ तख्ता उलटने में या उसको चेंज करने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ ट्रम्प साहब जब ट्वीट करते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि हम अब इस वक्त रिजीम चेंज की तरफ भी जा सकते हैं और अमेरिका वो काम कर सकता है। और फिर अगेन धमकी ईरान को ये दी जा रही है कि आप इसको डी एस्केलेट करें और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करें। लेकिन आप देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त यही हो रहा है कि वहाँ पर जो हमले दोनों तरफ से, इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं और इजराइल ईरान पर भी हमला कर रहा है, और फिर आज अभी थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने उनकी एक एटमी तनसी पर हमला किया है। वहाँ पर एक मशहूर बहुत बड़ी जेल पर हमला करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। तो मामला डी एस्केलेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। जो $1 बिलियन क्वेश्चन है इस वक्त बलोच साहब, वो यही है कि खुद ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। जो आबनाए हुर्मुज़ की बात हो रही है कि क्या वो धमकी से बढ़कर आगे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये वो सवालात हैं जो दुनिया सिर्फ ये देख रही है कि इस वक्त ईरान किस पोजीशन में है और ईरान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन मेरी अपने दानिश में ये है कि ईरान इस वक्त ज़ाहिर है कि अपने तमाम ऑप्शंस पर नज़र रख रहा है। उसकी सपोर्ट इस वक्त दुनिया में ज़्यादा नहीं है, सिवाय चंद ममालिक के जो कि उसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान और रूस खुसूसन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है। उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ज़रूर दी है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इससे बढ़कर और कोई मुल्क, चाइना के अपने मसाइल हैं, वो नहीं चाहता कि कोई किसी भी तरह से एक जंग में कूदे। रशिया इस वक्त यूक्रेन में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान तो किसी भी तरह से इस काबिल नहीं है कि वो इस जंग में ईरान के साथ बाकायदा मिलिटरीली खड़ा हो। सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी ज़रूर की जा सकती है। तो इसमें बहुत ऑप्शंस इनके लिमिटेड हैं। अब देखना यही है कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल जो है किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिपेंड किया जा रहा है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन हैं और ईरान क्या कर सकता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि ऑप्शन जो है वो अब क्या क्या हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन क्या है। अब जो जंग जारी है ईरान इसराइल की, उसमें ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि ईरान का जो है वो मुमकिन जवाब क्या हो सकता है इस अमरीकी हमले के बाद, और इसराइल को जो है वो क्या जवाब दे सकता है, और फिर इसराइल के पास क्या ऑप्शन है। फ़ाइज़ अमीर साहब, आपने तो जंगें काफ़ी देखी हैं, तो जैसे बात हो रही है कि अपना हरमुज़ जो है वो बंद हो सकता है, इसराइल ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है बैलिस्टिक मिसाइल की वो काफ़ी तादाद में है, तो इसराइल सर क्या कर सकता है? इसराइल के पास क्या ऑप्शन है? क्या दोबारा जो है वो अमेरिका इसमें कूद सकता है, या डायरेक्ट जो है वो इसराइल के साथ खड़ा होकर ईरान पर जो है वो चढ़ दौड़े? देखिए, अमेरिका जो है वो इसराइल की हर जंग में शुरू से शामिल रहा है। पिछले 2 साल से जो कुछ गज़ा पे गुजर रही है उसमें अमेरिका का उतना ही हाथ है जितना कि इसराइल का हाथ है। ठीक है। इसराइल के पास वेपन्स का वो स्टोर नहीं कि वो 2 साल तक एक आस-पास के तमाम ममालिक पे बमबारी कर सके। वो स्टोर जो है वेपन्स हैं, उससे रोजाना हर वीक फ्लाइटें आ रही हैं, उनके जहाज आ रहे हैं, तो बॉम्ब्स उनको सप्लाई हो रहे हैं। अच्छा। तो ये तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है कि इसराइल 1 हफ्ते की जंग लड़ सके अमेरिका की मदद के बगैर। तो एक बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि जो कुछ भी मशरिक़ वस्ता में हो रहा है वो अमेरिका की कंसेंट से हो रहा है, उनके अप्रूवल से हो रहा है और उनकी मदद से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ऑप्शंस क्या हैं, तो हमने पहले बात की है कि इस वक्त जो ऑप्शन, एक और ऑप्शन जिसकी हमें बात करनी चाहिए कि वो जंग के अलावा सफारती महाज पे भी बहुत सारी हरकत हो रही है। रूस भी कर रहा है। रूस के सदर पुतिन ने आज बताया है कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल से अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है, अगरचे रूस मोहतात है क्योंकि इसराइल में इस वक्त भी 10 लाख रूसी
जूस रहते हैं, तो इसराइल नहीं चाहता कि उनको भी नुकसान पहुँचे, रशिया नहीं चाहता कि उनको भी कोई नुकसान पहुँचे। चाइना भी सफारती तल्लुकात से आगे बढ़ रहा है, UN में पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बड़े असूल पे एक मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है कि जब तक सीज़ फायर नहीं होगा मैं बातचीत नहीं करूँगा। ऐसा ही है। ऑब्वियसली जब तक वो बातचीत करते रहे और साथ साथ बॉम्बिंग भी होती रहे, तो ये किसी तरह भी ईरान के हक में नहीं है। ईरान ने फैसला कर लिया कि वो जितनी भी इजरायली और अमेरिकन बॉम्बिंग है वो उसको बर्दाश्त करेंगे। अब इजराइल का मौक़िफ़ क्या है, इजराइल चाहता क्या, उसका स्ट्रेटेजिक एम क्या है? उसका स्ट्रेटेजिक एम है कि वो ईरान में भी एक शाम चाहता है, एक इराक चाहता है, एक लिबिया चाहता है। वो रजीम चेंज नहीं चाहता, वो रजीम कोलैप्स चाहता है। तो रजीम चेंज से मुल्क में एक नज़्मो नस्क का एक सिलसिला जारी रहता है। रजीम कोलैप्स जो जब करती है तो उसमें तमाम मुल्क में अफरा तफरी फैल जाती है। उस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए फिर इजराइल जो है वो अपनी हुकूमत, अपने मर्जी के बंदे, अपने जासूस बीच में बिठा सकता है। तो इस वक्त अमेरिका भी गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। जैसे पहले कहा गया है कि पहले अमेरिकन जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, दिफा है, उन्होंने कहा जी कि हमारा रजीम चेंज हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उससे फ़ौरन बाद कल जो है सदर ट्रंप ने कहा है कि रजीम चेंज, और उन्होंने एक नया नारा दिया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। उनका अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, मेगा, और उन्होंने मिगा दिया है ईरान के लिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ये उन्होंने एक फन के तौर पर ये इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हकीकतन दोनों ममालिक चाहते हैं कि जो प्रेजेंट रजीम है वहाँ पर चेंज। लेकिन सर अब सवाल ये पैदा होता है ना सर, फायद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंग जो है वो सिर्फ इजराइल और ईरान तक महदूद रहेगी, अमेरिका तक महदूद रहेगी, ये बाकी खिते में जो मुल्क हैं वहाँ भी जा सकती है? पाकिस्तान है, बाकी मुल्क हैं, उस पर असरअंदाज कैसे हो सकती है सर? देखिए, आग जब लगती है तो वो किसी तरफ भी फैल सकती है। इस लिहाज से ये आग का फैलना जो है, इस वक्त ईरान ने जो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया हुआ है, वो मार खा रहा है, लेकिन वो आग फैला नहीं रहा। कल को अगर वो ईरान जो है कतर पे जो अमेरिकी बेस है, कुवैत में अमेरिकी बेस है, सऊदी अरब में अमेरिकी ट्रुप्स हैं, 8 बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, अगर उन पे ईरान अटैक कर दे, और वो कर सकता है, या वो अपना हुर्मुज़ बंद कर दे, जो कि वो कर सकता है, तो इससे डेफिनेटली जो जंग है वो बहुत जल्दी फैल जाएगी, और जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। लेकिन और आपने जैसे फरमाया कि रूस और जो बाकी ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान ही चाहता है कि ये जंग जो है वो रुक जाए और हालात नॉर्मल हो जाए, तो आप समझते हैं कि जो रूस का किरदार है उसको, चीन है खित्ते में बड़ा अहम मुल्क है, सऊदी अरब है, तो ये ममालिक जो है क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, चाइना और रशिया जो हैं वो डेफिनेटली इस वक्त वाज़ेह तौर पर कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे ईरान को, जो प्रॉब्ली वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन सफारती सतह पे वो डेफिनेटली UN में एक रेजोल्यूशन मूव हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, फिर बुलाया जाएगा, उसमें उनका बड़ा रोल होगा, और वो उसमें ईरान के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और उसमें जो कोशिश होगी कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन सीज़ फायर इसलिए नहीं होगा कि ना अमेरिका चाहता है और ना इसराइल चाहता है कि इस जंग को आधा छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसराइल ही चाहता है कि उसके दो स्ट्रेटेजिक एम थे, एक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना, और दूसरा जो था वो रजीम चेंज था, और उसके लिए रजीम चेंज जो है इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर साइट से। एक दफ़ा रजीम चेंज हो जाए तो न्यूक्लियर साइट्स को बहुत तबाह हो सकती हैं। तो जब तक वो रजीम चेंज को किसी तरीके से रजीम का पासा नहीं पलटेंगे, उस वक्त तक इसराइल की कोशिश होगी, नेतन्याहू की कोशिश होगी, जो कि उसकी पर्सनल ख्वाहिश भी है, क्योंकि अगर वो ये जंग वाज़ेह तौर पर ना जीत सका तो उसके अपने खिलाफ अपने मुल्क में पॉलिटिकल मूवमेंट चल सकती है। तो इस वक्त उसकी भी एक पॉलिटिकल पर्सनल एम्बिशंस हैं, ट्रंप की अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं, और ये खत्ता जो है उनकी पर्सनल एम्बिशंस की आग में चल रहा है। लेकिन सर, इजराइल छोटा मुल्क है सर, अगर ईरान के मुकाबले में देखें तो इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, 70% जो है ईरान बड़ा मुल्क है, तो
अगर ये जंग जो है वो तूल पकड़ती है और इसी तरह जारी रहती है, तो फिर इसराइल के पास सर क्या ऑप्शन है कि वो ये बर्दाश्त कर लेगा इतनी जंगों के? ईरान तो पहले कई जंगें देख चुका है, हालत जंग में रहा है, लेकिन इसराइल के लिए ये नई चीज़ है सर। देखिए, ईरान के जो पहले उनके बाजू थे, जो उनके हमायती थे इस रीजन में, वो तमाम तकरीबन न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। लबनान में भी, सीरिया में भी, इराक में भी जो उनके तरफ लड़ने वाले थे, यमन में हूती जो है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है स्ट्राइक्स के ज़रिए। तो ईरान के पास ले दे के अपना, तो उनके पास एयर डिफेंस है ना उनके पास एयर फोर्स है, तो उनके पास ले दे के मिसाइल हैं। अब देखना यही है कि वो मिसाइल जो हैं वो कब तक उनके चलते रहेंगे। अभी भी देखिए तो पहले दिनों में ईरान ने 50, 25, 30 मिसाइल लॉन्च किए, आज उन्होंने सिर्फ 10 मिसाइल लॉन्च किए हैं। तो या तो वो अपनी कुव्वत को कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं ताकि वो आगे दिनों में इस्तेमाल कर सके। ऑब्वियसली कोई मुल्क भी जब जंग लड़ता है तो अपने तमाम हथियार वो जंग के दौरान ख़त्म नहीं करना। जी ऐसे ही है। वो चाहता है कि बाद में भी उसके पास कुछ ना कुछ बचा रहे। तो ये अब डिपेंड करता है कि ईरान के पास वार स्टेमिना कितना है। और अमेरिका जो है वो ऑब्वियसली वो शुरू में तो सप्लाई करता रहेगा इजराइल को वेपन्स और तमाम सपोर्ट। वो खुद ज्वाइन करता है कि नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह, या तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए जिसमें कि अमेरिकन किसी बेस पे धमाका हो जाए और फिर अमेरिका फिर से कूद पड़े। तो अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए। और इजराइल की ये ख्वाहिश है कि ये इस जंग में अमेरिका जो है वो उसका साथ है। बिल्कुल ठीक है फाइज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे यहाँ पे लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें अभी ज्वाइन किया है मंसूर जाफ़र साहब ने। आप माहिर हैं मशक़ वस्ता के अमूर के, उनसे बात करने जा रहे हैं कि मंसूर साहब, सूरत हाल जो है आपके सामने है। अमेरिका इस जंग में कूद चुका है और अमेरिकी हमलों के बाद जो है अब ये कहा जा रहा है कि जंग फैल सकती है। क्या कहते हैं कि अमेरिका जो हमले किए हैं वहीं तक महदूद रहेगा या मज़ीद हमले हो सकते हैं? इस वक्त तो मेरे ख्याल तरफ़ैन दोनों तरफ से ही हमले जारी हैं, क्योंकि तरफ़ैन से मेरी मुराद इसराइल और अमेरिका दोनों हैं, और इसी तरीके से जो ईरान है उसकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पे जो इसराइली कार्रवाइयाँ हैं तेहरान के अंदर, और ख़ास तौर पे आज तो उनकी एक जेल को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि वहाँ पे सियासी मुखालफिन को या बहुत ही इंतहाई मतलूब कैदी जो हैं वो वहाँ पे उनको असीर किया जाता है। तो अब जंग का दायरा जो है इस हद तक फैल गया है, और इसके साथ साथ जो इतलात हमें ख़ासतौर पे इसराइल से आ रही हैं उसमें तो जितने भी तकरीबन बड़े ममालिक हैं उन तमाम ने अपने अपने जो वहाँ पे शहरी थे उनको वहाँ से निकालने के हवाले से एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा है। कतर ने भी इवन वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी जो है उसने भी ये हिदायत जारी की है अपने स्टाफ को और अमले को कि वो ओपन पब्लिक प्लेसेस पे मत जाएं। और इसी तरीके से खुद इराक से जो इतला आई है, बसरा में जो उनकी सरकारी ऑयल कंपनी है वहाँ से भी तकरीबन 60% जो गैर मुल्की अमला है उसको निकाल लिया गया है। तो ये बुनियादी तौर पे खत्ते के अंदर जो एक खदशा है कि मुख्तलिफ अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से, ये उसकी मैं समझता हूँ एक फोर वार्निंग है और एक ऐसी तैयारी है कि जिसके नतीजे में ये खदशा जो यकीन में बदलता जा रहा है कि ईरान जो है वो ऐसी कार्रवाई कर सकता है। और लेकिन सवाल सर ये पैदा हो रहा है ना कि क्या ये जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका तक ही महदूद रहेगी? मशक़ वस्ता की सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या ये जंग फैल सकती है? आप समझते हैं कि इस जंग का फैलाव जो है वो भी मुमकिन है? देखिए जी, जहाँ तक तो जंग के फैलाव का यानी कोई समझने की बात है, तो उसमें जंग में यकीनन जो इस वक्त स्टेक होल्डर हैं वो उस तरीके से तो शायद शामिल ना हो जैसे अमेरिका ने एक इस कार्रवाई में इसराइल का साथ दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ रूस और चीन, जिनसे माजी में भी ईरान जो है बहुत ज़्यादा असला गोला बारूद खरीदता रहा है, और वो लोग इससे तेल और इस नौयत की अपनी तवानाई के जोड़ हैं, क्योंकि इस वक्त जो रूस का इंटरेस्ट है वो तो प्राइम है। और अभी आपके इल्म में होगा कि इस वक्त भी जो इराकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो रूस के अंदर मौजूद हैं, और उनके सदर पुतिन से जो मुलाकात हुई है उससे उन्होंने बहुत ही मस्बत करार दिया है। तो जिससे ये इंडिया मिलता है कि इस वक्त
वहाँ पे जो एक सप्लाई चेन है अगर तो वो डिस्टर्ब ना हुई, खासतौर पर गोला बारूद की, तो मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। और ख़ासतौर पे इस वक्त जो ईरान के मुख्तलिफ सियासतदानों के, जो उनके अरकान पार्लियामेंट के, जो उनकी मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज की कमेटियों के भी अरकान हैं, उनकी तरफ से तो 2-2 साल इस जंग के ड्रैग होने के ऐलानात और खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल, जितना चरका लग सकता था इसराइल को, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा शायद ही इसराइल को कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। क्योंकि वहाँ से जो रिवर्स माइग्रेशन हो रही है वो इसराइल के लिए सुहाने रूह है। और ये मैं समझता हूँ एक ऐसे डूबते हुए सियासी कैरियर के हामिल नेतन्याहू के लिए तो ज़िंदगी और मौत का मसला है कि जिन्होंने इन जंगों को आड़ बना के, ढाल बना के जो है वो अपना डूबता हुआ सियासी इक़्तिदार और अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमात जो हैं वो अदालतों से लंबे लंबे स्टे लिए हैं कि हम तो जहालत जंग में हैं, तो हमें आप फिलहाल जो है माफ रखें, हम बाद में आपको फेस कर लेंगे। तो ये, और इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस लड़ाई में छलांग लगाई तो वो भी इसी नेतन्याहू के दबाव में आकर की। और नेतन्याहू को यकीनन अपने अंदरूनी मुल्क जो, और मैं समझता हूँ इस वक्त जंग का खासतौर पे जो नाराज एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। आज जो इसराइल के एक इंतहा पसंद वज़ीर हैं स्मोट्रिच, उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है जीसीसी कंट्रीज से, बरतानिया से, दीगर मुल्कों से कि वो इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में फंडिंग करें, यानी उसके लिए सरमाया फराहम करें। इस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इस वक्त जो तर्जुमान है, सफारती तर्जुमान मुतहद्दा अरब अमारात के सदर के करकाश साहब, उन्होंने मतलब कहा है कि ये अखलाकी दिवालियापन की आखिरी इंतहा है। मैं समझता हूँ इसराइल की जो इंतहा पसंद सियासी और अस्करी क़यादत है वो अपने इक़दामात और अपने इस किस्म के बयानात, लेकिन जैसे आपने कहा कि इजराइल के लिए ये नई चीज़ है कि उसकी आवाम जो है वो एक जंग देख रही है और ऐसी जंग देख रही है जो तबाही फैला रही है। अब ईरान की अगर देखें तो ईरान तो ये जंग देख चुका है, 8 साल जंग लड़ चुका है और उसकी आवाम भी जो है वो यूज्ड टू है ऐसे हालात के। तो इजराइल कहाँ खड़ा है? इजराइल के पास क्या ऑप्शन है कि इजरायली आवाम जो है वो किस हद तक सर्वाइव कर सकती है? लेकिन इजरायली अवाम तो एक बहुत ही ख्वाब दे के यहाँ पे बसाई गई थी। असल में उन्हें इजरायली अवाम कहना ही जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पे यहूदी आबादकार हैं, सेटलर हैं, और उनको एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल दिखा के और ख़ासतौर पे बहुत ही एक जैसे कहने थे शद्दाद वाली जन्नत जो है उसके मंजर दिखा के और वादे वईद करके उनको यहाँ लाया गया था। अब जब उनके सर पे रोज़ बम गिर रहे हैं और उन्हें अपनी पुरतय्यश ज़िंदगी छोड़ के वहाँ ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में और अपने बंकरों में ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है, तो वो अब अपनी ज़िंदगी से भी इस कदर यानी आप कह लीजिए बेपरवाह हो चुके हैं तो वो छोटी मोटी लॉन्चेज, ज़ाती किस्म की यार्ड्स, कश्तियों, उसमें सवार होकर कब्रस की तरफ फरार हो रहे हैं ताकि किसी तरीके से वहाँ बिल्कुल आपको वो सूरत हाल लगती है जैसे कहानियाँ हम यहाँ मीडिया में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि यहाँ रोशन मुस्तकबिल की तलाश में हमारे बाद नौजवान मुख्तलिफ सख्त किस्म के सफ़र करते हुए यूरोप के मुख्तलिफ समुद्रों और दरियाओं में गर्क हो जाते हैं। तो इस नौइयत की सूरत हाल का सामना है और इस पर इसराइली हुकूमत को बड़ी परेशानी है कि अगर ये लोग रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो गए तो ना तो इन कश्तियों की कोई इंश्योरेंस है ना इन लोगों की इंश्योरेंस है। तो ऐसे में हम दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे अपनी उस नाम नहाद जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का प्रचार का कि हमने अपने शहरियों को इस तरीके से बेयार मददगार छोड़ दिया कि जो अपनी जान बचाने के लिए है मुल्क छोड़ रहे थे और हमने उनके लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं कर सके या कम अज़ कम जंग का वो अलाव जो हमने अपनी हमाकतों से बहकाया है उसकी हिद्दत को भी कम नहीं कर सके। तो अब मैं समझता हूँ कि ये जंग बराबरी की बुनियाद पर तो ये कभी भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त इस इश्तहाल का सामना ईरान कर रहा है। और उसके बावजूद आप देखिए कि कल भी ईरानी सदर की क़यादत में उनकी जो एक बड़ी रैली निकली है तेहरान के अंदर, इसमें मरकबर अमेरिका और मरकबर इसराइल के नारे जो हैं आज भी गूंज रहे हैं। तो इसराइल तो और अमेरिका तो यहाँ पे एक रजीम चेंज का ख्वाब लेकर आया है, लेकिन आज भी इस जंग के नतीजे में उनके अवाम उनके गिर्द रैली हो गए हैं, उनके गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनका वो एजेंडा जो रजीम चेंज शायद कोई आखिरी एजेंडा था वो भी इस वक्त जो है जिस तरीके से अभी इस बारे में भी कोई तयक्कुन नहीं है कि जिन जौहरी तवानाई के जौहरी जो तनसीबात को तबाह किया गया है उसमें वाकई वो सब चीज़ें तबाह हुई हैं। क्योंकि आज भी इस वक्त जो जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह हैं ग्रोसी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने
ख्वाहिश जाहिर की है और ईरान से मुतालबा किया है कि वो उन्हें तनसीबात का मुआयना करने दे ताकि अंदाज़ा हो सके कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका की इस वक्त बेचैनी और इसराइल की ये बेचैनी के जिन अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया है उसके बारे में अमेरिकी सदर ने तो बड़े तमतराक से और बड़े तंतने के साथ ये बयान किया है कि हमने जो है बड़ा प्रिसाइज अटैक किया है और हमने बड़ा धोखा दिया है, हमने पहला वार खाली किया है, दूसरे में हमने ये किया है। तो अभी भी उनके पाँव जमीन पे नहीं है क्योंकि इतनी बुलंदी से गिराए जाने वाले बम जो हैं वो चाहे जितने ही खतरनाक हों वो क्या नतीजे लाते हैं। 20 साल की जो अफगानिस्तान की जंग है वो हमारे सामने है। तोरा बोरा के भी जो है वो जी यही दावे किए जाते थे कि हम वहाँ से तो इंसानी जो फजला है वो भी देख लेते हैं, उन्हें 7 फुट का उसामा जो है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देता। लेकिन सूरत जो है अभी जो हम देख रहे हैं कि अब ऑप्शन क्या है ईरान के पास। ईरान जो है वो हमने जैसे बात की इजराइल की कि उसकी सर्वाइवल जो है वो किस हद तक है, ईरान जो है वो कितनी देर जो है सर्वाइव कर सकता है, ये जंग किस हद तक लड़ सकता है। और फिर दूसरा सवाल इसी के साथ ही इसके जवाब दीजिएगा कि इजराइल जो है वो उसकी नाकामी के बायस जो है वो कूदा है अमेरिका। इजराइल ने रिक्वेस्ट की होगी कि मुझसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, आप आ जाएं। देखिए जी, जहाँ तक तो ईरान एक बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, जबकि इसराइल उसके मुकाबले में उसकी डेप्थ उतनी नहीं है। तो इसराइल तो अपने बहुत सारे इसराइल के जो बहुत सारे हमले हैं या अमेरिका के बहुत सारे हमले हैं वो अपने बड़े रकबे पर सह सकता है। और माजी में भी जिस अंदाज से वो इराक के साथ नबरदार मारा है उसका ये बड़ा रकबा, उसका बहुत बड़ा असासा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि नेतन्याहू का जो रोना पीटना है उसके नतीजे में ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस जंग में उलझे हैं और इस जंग में उन्होंने अपनी फौज को और अपने मुल्क को डाला है। और अब उस जंग के हवाले से जो उनके खिलाफ अंदरूनी मुल्क आवाज़ उठ रही है, उनके वो हामी जिन्होंने उन्हें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के धोखे में आके उनको ये वोट दिया था और आइंदा जंगें ना करने के ऐलानात को उनका एक बड़ा सच्चा वादा ख्याल किया था, लेकिन उन्होंने तो आते ही जिस अंदाज से गजा की जंग में अपना हिस्सा अदा किया, फिर उसके बाद उसको जारी रहने दिया। 20 माह से वहाँ पे तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान रकम हो रही है उसके एक ऐसे इत्तेहादी की तरफ से कि जिसको अगर 2 दिन भी अमेरिका सपोर्ट फराहम ना करे सलामती काउंसिल के अंदर उसके खिलाफ होने वाली ऐसे ही है जाफर साहब, वक्त खत्म हो गया, लंबी डिबेट है लेकिन दोबारा आपसे राय लेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।